जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू मॉडल सेट नंबर 5 है। 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निशांधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी बोलते हैं, किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष से में हुआ था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। तीन प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में निर्वाचन आयोग का चुनाव कराना, किसका चुनाव कराना है? तो संसद का कराना है, राज्य विधानमंडल का करवाना है, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराना है और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भौतिक शास्त्र, चिकित्सा, रसायन शास्त्र और साहित्य। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं भौतिक शास्त्र बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। बसंत विश्व कब होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बसंत विश्व कब होता है? तो 21 मार्च को बसंत विश्व होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस दिन और रात दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि भारत प्रधान यमुनोत्तर के किस ओर पड़ता है? बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किस ओर पड़ता है? तो पूर्व की ओर पड़ता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया था? बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कौन भारतीय सम्राट थे जो कि बौद्ध धर्म को अपनाए थे और विश्व धर्म में परिणत किए थे? तो सम्राट अशोक ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों पर जल्दी से शेयर कर दीजिए। 8 नंबर प्रश्न है कि हड़प नीति का सृजक कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली और लॉर्ड मिंटो। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। हड़प नीति का सृजक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है कि ताप्ती नदी किस में गिरती है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ताप्ती नदी कहाँ पर गिरती है? तो ताप्ती नदी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है कि किसी पिंड का भार यानी किसी भी पिंड का भार से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए किसी भी पिंड का भार है जो कि भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो उसका मान बढ़ता चला जाता है। यानी सबसे अधिक किसी भी पिंड का जो भार होता है वह ध्रुव पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है कि किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। सविनय आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था डांडी मार्च के साथ और रॉलेट एक्ट है जो कि 1919 में पारित हुआ था। तो यहाँ पर जो चौरी चौरा कांड दिया गया है ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था।
जिसके कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो रेडियोधर्मिता की खोज A.H. बेकुरल के द्वारा की गई। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है कि पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पूर्वी भारत में शीतकाल में जो वर्षा होता है इसका कारण है कि समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली चक्रवात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकार में जो दूसरा अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। पहला समता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है और 19 से लेकर 22 तक है जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जो 19 नंबर अनुच्छेद है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है और 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन ने समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार किया तो ट्रेन की गति कितना होगा। जल्दी से बताइए। देखिए ट्रेन से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। जब समान डायरेक्शन में चले, 2 ट्रेन चले या कोई व्यक्ति चले, एक ट्रेन चले, समान डायरेक्शन में चले तो वहाँ पर चाल है जो कि माइनस हो जाता है। अगर विपरीत डायरेक्शन में चले तो वहाँ पर चाल है जो कि प्लस हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन सीधे इसके अपोजिट होता है नाव धारा में। अगर धारा के दिशा में चले तो यहाँ पर चाल पॉजिटिव हो जाता है और धारा के विपरीत दिशा में जाए तो चाल निगेटिव हो जाता है, यानी माइनस कर दिया जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समान दिशा दिया गया है, यानी जिस दिशा में व्यक्ति चल रहा है उसी दिशा में ट्रेन भी चल रहा है। यहाँ पर व्यक्ति के चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मीटर में दिया गया है और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो सबसे पहले हम टोटल चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो टोटल चाल ज्ञात करने के लिए 2 से टोटल डिस्टेंस हो गया, 15 सेकेंड लगा। और चूंकि ये मीटर प्रति सेकेंड में आएगा तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5 तिहाई 15 और ये 6 18 हो गया। इसको 50 कितना हो जाएगा तो 25 हो गया और 25 8 200 हो गया। 8 6 कितना होता है 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। टोटल यहाँ पर चाल निकल कर आ रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि यहाँ पर समान दिशा में है तो यहाँ पर चाल है जो कि माइनस किया गया है, तो इसको 5 प्लस करना होगा तब ट्रेन की चाल निकल कर आएगा। तो 48 में 5 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा, तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। 16वां प्रश्न है कि विटामिन का क्या कार्य है, आपको जल्दी बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, चारों ऑप्शन देखिए। तो विटामिन का कार्य है कि एविटामिनोसिस से बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक होता है विटामिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगा। ऐसे प्रश्न जब भी दिया जाए तो इसके लिए सिंपल होता है। लंबाई में कितना वृद्धि किया गया है तो 12% और चौड़ाई में 8%। लंबाई में 12% की वृद्धि यानी 100 से कितना हो गया तो 112 हो गया, और चौड़ाई में 8% की वृद्धि यानी 100 से कितना हो गया 108 हो गया। और जब भी 2 रहे तो यहाँ पर हम 100 बटा में करेंगे। अगर 3 रहेगा, अगर यहाँ पर कोई घनाभ रहता तो यहाँ पर हम 200 से भाग देते। अब इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12,096 हो जाएगा। जब 112 में 108 से गुना करिए तो 12,096 हो जाएगा, और 100 आ जाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो पहले कितना था 100 था, 100 सब कितना हो गया 120.96 हो गया, यानी 20.96 की वृद्धि हुई है। तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा तो 20.96%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
18वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि राजू ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 का निवेश किया और 3 साल के बाद उसे 1655 ज़्यादा मिले तो आर का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमको रेट ज्ञात करना है, आर यानी रेट ज्ञात करना है। यहाँ पर मूलधन दिया गया है 5,000 और ये 1655 दिया गया है, ये है जो कि हमारा ब्याज मिला है। यहाँ पर टाइम दिया है 3 साल के लिए। तो ऐसे प्रश्न और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो इसके लिए सिंपल ट्रिक आपको बताते हैं। इसको क्या कीजिएगा कि मूलधन को बट्टा में कर दीजिएगा, तो 5,000 ये मूलधन में हो गया। उसके बाद से मूलधन में इस ब्याज को जोड़िएगा, तो ब्याज को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6655 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर 3 वर्ष का है तो यहाँ पर क्यूब कर दीजिएगा इसका, तो इसका क्यूब कीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा कितना। इसको कट कीजिएगा तो यहाँ पर बट्टा में 1,000 हो जाएगा, ऊपर 1331 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्यूब से इसको बाहर निकालिएगा तो 10/11 हो जाएगा, यानी 10 से 11 हुआ, यानी 1 की वृद्धि हुई, यानी 10% की वृद्धि हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रेट यहाँ पर 10% हो गया। यहाँ पर 10 और 1 की वृद्धि हुई तो 1 और गुना में यहाँ पर 100 हो जाएगा, 10 दहा का 100। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया। अगर यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया रहता तो यहाँ पर रूट केवल करते। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश से ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेलेनियम का प्रयोग करते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डायबिटीज का जो मरीज रहते हैं, इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है कि रक्त में जो चीनी स्तर होता है उसको नियंत्रित करके रखना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यही इंसुलिन की कमी हो जाता है तो रक्त में जो शर्करा का मात्रा रहता है उसको नियंत्रित नहीं कर पाता है, जिसके कारण से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि 50,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज यहाँ पर प्रति तिमाही देय है। इसको ध्यान से देखिएगा और जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी पूछे यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या होता है। प्रति तिमाही देय, प्रति तिमाही का अर्थ हुआ कि साल भर में यानी 12 मंथ में इसको 4 बार यहाँ पर 3-3 महीना पर इसको 4 बार ब्याज देना। तिमाही का अर्थ हुआ कि हर 3 महीना पर उसको ब्याज देना है। तो 1 साल में कितना बार देना होगा उसको, तो 4 बार देना होगा। तो 1 साल में 4 बार देना होगा तो यहाँ पर 6 माह है तो 6 माह में हम 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना करें तो 24 हो जाएगा। 24 महीना यानी 2 वर्ष। तो यहाँ पर वर्ष निकल के आ गया 2, यानी वर्ष कितना है तो 2 वर्ष से, तो वर्ष हमको मालूम हो गया। और ब्याज है, ब्याज यहाँ पर 12% है तो इसको साल भर में 4 बार देना है, तो यानी 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3-3% हो जाएगा। 3-3% हो गया तो यहाँ पर हमको रेट भी मालूम हो गया और समय भी मालूम हो गया। रेट यहाँ पर 3% हो गया और समय यहाँ पर 2 वर्ष हो गया। अब चलिए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर 2 वर्ष का निकालना है तो 3-3, तो यहाँ पर 3 + 3 कितना हो गया, 6% हो गया। और फिर ये 3-3 पर फिर परसेंटेज इतना निकालना होगा, तो 3 गुने में 3 और बट्टा में 100, तो कितना आ जाएगा, 3 के 9 यानी 0.09, तो यानी 6% कितना होगा, 6 × 30 यानी 3,000 हो जाएगा। और प्लस में इसका कितना हो जाएगा 0.09, 50,000 का कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। 3,000 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3,045। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। 23वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न है कि विद्युत धनात्मक अधातु है, इनमें से कौन सा विद्युत धनात्मक अधातु है, तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है, क्योंकि अच्छा चालक है जिसमें कि प्रतिरोध कम हो। तो यहाँ पर
जो तांबे का विशिष्ट चालकता या नहीं, जो तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो एल्युमिनियम से कम होता है, इसलिए तांबा एल्युमिनियम के अपेक्षा अच्छा चालक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है कि हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो हिमालय पर तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा बर्फ़ है, तो बर्फ़ होने के कारण वहाँ पर कोणधारी वृक्ष होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, किस तिथि को पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर अंगीकृत पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 होगा, अगर पारित पूछा जाए, पूर्णतः लागू किया जाए तो 26 जनवरी 1950। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग मंत्रालय के द्वारा नियंत्रणाधीन थी? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दीवाने रियासत के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मंसूर थे। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न है कि मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद अल मिलादुल नबी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है कि संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की विषय वस्तु क्या है? बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विषय वस्तु क्या है? तो व्याकरण है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संतूर वाद्य यंत्र बजाते हैं। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर कौन सा यंत्र बजाते थे? वाद्य यंत्र तथा हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। बीजी जोग किससे संबंधित है? तो वायलिन वादन थे। और अली अकबर कहाँ थे? सरोद वादन थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि मंगोलायड प्रजाति के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती है? बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मुड़ी हुई तिरछी आँख है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का? तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर पूर्वी देशांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कोसी नदी का पहले प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये बिहार का शोक नदी है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है कि लॉ पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट, सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े हैं? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये वॉलीबॉल से संबंधित है, टर्म से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 40वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? तो ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किए थे?
तो बोध गया से। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश जहाँ पर दिए थे उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जो कि सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 41वां प्रश्न है कि विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12 अप्रैल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 42वां प्रश्न है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नति का कोण कितना होता है? बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 0 डिग्री होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था? बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1955 में बनाया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखा गया था और गुप्त काल में हुआ था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो सीमा शुल्क होता है ये प्रत्यक्ष नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 46वां प्रश्न है कि जापान की कला इकेबाना संबंधित है, किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पुष्प सज्जा से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष होता है। बताइए यहाँ पर वित्तीय वर्ष कब से कब तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 48वां प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का कारण होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में उत्पादन की कमी आ जाती है। वस्तु का जो उत्पादन होता है उसमें कमी आ जाती है और मुद्रापूर्ति में बढ़त आ जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिससे वस्तु का दाम बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न कि भारत माता मंदिर कहाँ है? भारत माता मंदिर कहाँ पर है? तो ये बनारस में है। हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो धातु और बहुमूल्य पत्थर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।